हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको कुछ सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में बताया, जैसे कि हमने आपको TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताया और कल मैंने आपको वेंट सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बताया, ठीक है। आज हम लोग एक और डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। हेजहॉग क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, किस तरह का सिग्नलिंग पाथवे ये इनिशिएट करता है और सेल्स में इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, हम लोग आज थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा बेंट सिग्नलिंग है और जो हमारी हेजहॉग सिग्नलिंग है, दोनों ही सेल के प्रोलिफरेशन को इनिशिएट करवाती है या फिर इंड्यूस करवाती है। और दोनों ही जो सिग्नलिंग पाथवे चलते हैं, ये न्यूक्लियर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपसे बताया था कि चाहे हम लोग बात करें वेंट सिग्नलिंग की, बात करें, और चाहे हम लोग बात करें हेजहॉग सिग्नलिंग की, दोनों ही सिग्नलिंग जब ऑपरेट होती हैं तो ये क्या करती हैं, न्यूक्लियर जीन जो होते हैं, न्यूक्लियर इनका इफेक्ट जो होता है वो न्यूक्लियस लेवल पे होता है। न्यूक्लियर जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाती, ठीक, इनिशिएट करवाती हैं या एक्टिवेट करवाती हैं, ठीक है। जो अल्टीमेटली क्या करता है, जब भी इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो अल्टीमेटली इसका रिस्पॉन्स जो आता है वो सेल प्रोलिफरेशन पे आता है, प्रोलिफरेशन को इंड्यूस कराती है, ठीक। और ये दोनों ही जो सिग्नलिंग पाथवे चलते हैं, ये बेसिकली अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो बेंट सिग्नलिंग पाथवे की स्टडी की गई थी, वो ड्रोसोफिला में जो डेवलपमेंटल म्यूटेंट थे उनके जेनेटिक एनालिसिस से की गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सिग्नलिंग पाथवे डिसरप्ट होते हैं तो एब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जहां भी ये दोनों पाथवे डिसरप्ट हुए, जो डेवलपमेंट है वो एब नॉर्मल होगा, ठीक है। एक बात ये आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि दोनों ही पाथवे जब चलते हैं तो न्यूक्लियर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराते हैं या फिर एक्टिवेट करते हैं। मैं एक्टिवेट लिखता हूँ, उसको एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो रहा है या जीन एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिग्नलिंग पाथवे चल रहे हैं, इनका जो टारगेट होगा, दोनों ही सिग्नलिंग पाथवेज का जो टारगेट प्रोटीन होगी सेल में, जिनको ये जा करके मॉड्यूलेट कर रहे होंगे, वो कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होगा। ट्रांसक्रिप्शन खुद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेटर होगा, ठीक। ये बात समझ में आई आपके। मैंने कहा कि जब ये दोनों सिग्नलिंग पाथवे चल रहे हैं तो ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा रहे हैं। किस तरह से एक्टिवेट करा रहे हैं, हो सकता है ये सिग्नलिंग पाथवे जब चल रहा है तो ये किसी ऐसी प्रोटीन की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर रहा है या एक्टिवेट कर रहा है जो कि खुद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है या फिर वो किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग बात करें वेंट सिग्नलिंग के केस में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे बीटा कैटेनिन प्रोटीन जो थी, बीटा कैटेनिन, ठीक, वेंट जब आ रहा था तो बीटा कैटेनिन के डिग्रेडेशन को रोक रहा था। ये बीटा कैटेनिन कहाँ जा रहा था, ये न्यूक्लियस में जा रहा था। न्यूक्लियस में जा करके जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था एलईएफ या जो भी मैंने आपको बताया, उससे एक प्रोटीन लगी होती थी जिसको ग्राउचो बोलते हैं, वो इनहिबिटरी प्रोटीन थी। ये जाकर के क्या कर रहा था, उस ग्राउचो को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से अलग करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा रहा था, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेटर था, ठीक। दूसरा मैंने कहा कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि जा करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाती हैं। मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन में अच्छी तरह से चीज़ें बताऊंगा,
ठीक है। अगर हम लोग बात करें हेजहॉग सिग्नलिंग की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हेजहॉग सिग्नलिंग की, तो जब हेजहॉग सिग्नलिंग चलती है तो वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको कहा जाता है क्यूबिटिस इंटरप्टिस क्यूबिटिस इंटरप्टिस, या शॉर्ट में इसको CI लिखा जाता है। ये क्या करता है, क्यूबिटिस इंटरप्टिस के न्यूक्लियर लोकलाइजेशन को प्रमोट करता है। जब ये न्यूक्लियस में ज्यादा, तो क्या करता है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हेजहॉग सिग्नलिंग ऑपरेट होती है, हेजहॉग होता क्या है, इसकी सिंथेसिस किस तरह से होती है, इसका रिसेप्टर किस तरीके का है, और जब ये CI प्रोटीन को न्यूक्लियस में मूव करवाता है तो वहां से क्या क्या रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले CI प्रोटीन के बारे में जानते हैं। CI प्रोटीन मैंने आपको बताया, क्यूबिटिस इंटरप्टिस हमने आपको बताया इसका नाम। CI प्रोटीन जो है ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये सेल के अंदर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये सेल्स में दो फॉर्म में पाया जा सकता है। एक तो इसका फुल फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है C155, इसको कहा जाता है फुल वर्जन या फुल लेंथ, ये फुल लेंथ फॉर्म होता है। और दूसरा एक और फॉर्म होता है CI75, जिसको कहा जाता है ब्रेक्ड या फिर क्लीव्ड फॉर्म। ठीक, ये फुल फॉर्म है, ये क्लीव्ड फॉर्म। ठीक है, तो दो फॉर्म में ये सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो कब कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और कौन सा फॉर्म क्या करेगा, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब हेजहॉग सिग्नलिंग प्रेजेंट है, ठीक है, जब हेजहॉग सिग्नलिंग चल रही है, हेजहॉग सिग्नलिंग एक्टिवेटेड है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा CI है, CI का 155 वर्जन मतलब फुल लेंथ CI जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस में जाएगा। ये क्या होगा, न्यूक्लियस में मूव करेगा। ठीक, और इस कंडीशन में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, दोनों फॉर्म्स की बात हमने की। ठीक है, दो फॉर्म्स में पाया जाए तो अगर C155 एग्जिस्ट कर रहा है, और C155 कब एग्जिस्ट करेगा, जब हेजहॉग सिग्नलिंग चलेगी, तो CI155 एग्जिस्ट करेगा। और फुल लेंथ हमारा जो क्यूबिटिस इंटरप्टिस है वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन करेगा। एक सेक्शन तो ये हो गया हमारा। दूसरा, जब हमारा हेजहॉग सिग्नलिंग नहीं चल रही है, हेजहॉग डिक्रीज है, सिग्नलिंग नहीं चल रही है, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो CI का 75 वर्जन है, मतलब क्लीव्ड फॉर्म जो है, वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में जाएगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा, और ये क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिशन करेगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ कुल मिलाकर ये अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे काम करता है। ठीक, तो जब भी हेजहॉग आएगा वो क्यूबिटिस इंटरप्टिस के न्यूक्लियर लोकलाइजेशन को ही गवर्न करेगा। ठीक है, तो कब जो है हमारा 155 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, कब हमारा CI75 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इस चीज को समझने के लिए, हालांकि थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ गया होगा कि जब हेजहॉग आएगा तब इसका क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है, क्लीवेज क्या हो रहा है, जो हमारा CI155 है, जब वो क्लीव हो जाता है तभी वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है CI75 में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लीव्ड फॉर्म जाता है तो इनहिबिशन हो रहा है। ठीक है, तो कब हमारा क्लीव्ड फॉर्म अंदर जाएगा, कब हमारा फुल लेंथ अंदर जाएगा, ये आपको पता चल गया। जब हेजहॉग आएगा तो फुल लेंथ जाएगा, जब हेजहॉग नहीं रहेगा तो क्लीव्ड वाला जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्म्स साइटोसॉल में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कब हमारा ये वाला फॉर्म ज्यादा रहेगा और कब हमारा ये वाला फॉर्म ज्यादा रहेगा, और ऐसा क्या हो जाता है हेजहॉग के आने पे कि इसका क्लीवेज नहीं हो पाता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी जो सिग्नलिंग की प्रोसेस है वो वेंट सिग्नलिंग से मिलती जुलती है। तो अगर आपने वेंट सिग्नलिंग अच्छे से समझा हुआ है तो आपको ये चीज़ समझने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हेजहॉग होता है उसके बारे में, हेजहॉग प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं। हेजहॉग क्या है? दे आर द सिक्रेटरी प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिक्रेटरी प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, एक सिक्रेटरी प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सिक्रेट सेल से सिक्रेट होकर के आते हैं और फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन सिक्रेट होने से पहले कुछ काम वहाँ पे होते हैं। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं? जब कभी भी हेजहॉग सिंथेसाइज होता है, हेजहॉग प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड एज प्रिकर्सर की तरह ये सिंथेसाइज होती है। ठीक, एज ए प्रिकर्सर सिंथेसाइज होती है। ठीक, और ये प्रिकर्सर क्या होता है? दिस प्रिकर्सर क्लीव्ड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में ये क्लीव हो जाती है। ठीक है, और इस प्रिकर्सर का जो एन टर्मिनल वाला पार्ट होता है, क्लीव होने के बाद एन टर्मिनल वाला पार्ट होता है, एन टर्मिनल पार्ट ऑफ क्लीव्ड hedgehog acts as सिग्नल। ये सिग्नल की तरह काम करेगा। कौन सा? जो एन टर्मिनल वाला पार्ट होगा, और सी टर्मिनल वाला जो पार्ट होगा, सी टर्मिनल पार्ट ऑफ हेजहॉग, प्रिकर्सर हेजहॉग हम लोग कहेंगे। प्रिकर्सर हेजहॉग हैज बीन डिग्रेडेड, वो डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो सिक्रेटरी प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और जब सिंथेसिस होती है तो एक प्रिकर्सर की तरह ये सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज होने के बाद वो प्रिकर्सर दो पार्ट में क्लीव हो जाता है। ठीक है, दो पार्ट में क्लीव होने के बाद जो एन टर्मिनल वाला पार्ट होता है वो सिग्नल की तरह एक्ट करता है, और सी टर्मिनल वाला पार्ट क्या होता है? डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार बना के आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, मैंने कहा कि एक प्रिकर्सर के फॉर्म में ये सिंथेसाइज होगा। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा हेजहॉग प्रिकर्सर है। क्या है? हेजहॉग प्रिकर्सर। ठीक, ये हेजहॉग प्रिकर्सर है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये जो हमारा प्रिकर्सर बना है ये दो पार्ट में क्लीव हो जाएगा। ठीक, ये दो पार्ट में क्लीव हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जब ये दो पार्ट में क्लीव हो गया तो ये क्या है? एन टर्मिनल वाला पोर्शन है, ये एन टर्मिनल वाला पोर्शन है, तो ये एक एन टर्मिनल बन गया, ये एक सी टर्मिनल बन गया। ये कौन सा पोर्शन है? एन टर्मिनल वाला है, जो यहाँ से आया है, यहाँ से टूटा तो इस तरफ वाला पोर्शन है। ठीक, ये सी टर्मिनल पोर्शन वाला, लेकिन इसके पास भी क्या है? एन टर्मिनल सी टर्मिनल है, ये हमारा सी टर्मिनल वाला पोर्शन है। तो होता क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, ये सिग्नल की तरह काम करेगा, और ये वाला जो पोर्शन है क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो एन टर्मिनल वाला हमारा पोर्शन है जो सिग्नल की तरह काम कर रहा है, इससे पहले कि ये सिग्नल की तरह काम करे इसका फर्दर मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, इसका क्या किया जाता है? इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक, इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, और इस मॉडिफिकेशन के दौरान क्या होगा? जो हमारा एन टर्मिनल यहाँ पे बना है, नया वाला एन टर्मिनल, और जो हमारा नया वाला सी टर्मिनल जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, यहाँ से कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। ठीक है, एन टर्मिनल से एक पाल्मिटॉइल ग्रुप आकर जुड़ता है। यहाँ से क्या जुड़ता है? पाल्मिटॉइल ग्रुप, पाल्मिटॉइल ग्रुप आकर के जुड़ता है, और यहाँ से कोलेस्ट्रॉल आकर के जुड़ता है सी टर्मिनल से, कोलेस्ट्रॉल आकर के जुड़ता है। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ से आकर के जुड़ते हैं। अब ये हमारा जो है ये फंक्शनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन जाता है, फंक्शनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जाएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और सिग्नलिंग रिस्पॉन्स देगा। एक बार फिर से बात करते हैं, हेजहॉग प्रोटीन जब सिंथेसाइज होती है तो एज ए प्रिकर्सर सिंथेसाइज होती है। पूरी पॉलीपेप्टाइड क्लीव हो जाती है दो पार्ट में, सी टर्मिनल वाला पार्ट डिग्रेड हो जाता है,
एन टर्मिनल वाला पार्ट जो होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, लेकिन उसका पहले मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन के दौरान एन टर्मिनल पर एक पाल्मिटॉइल ग्रुप जुड़ता है और सी टर्मिनल पर एक कोलेस्ट्रॉल आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिपिड मॉडिफिकेशन हो रहा है। बेंट सिग्नलिंग के दौरान बेंट जो था, जो हमारी सिग्नलिंग प्रोटीन थी, उसका भी क्या हो रहा था, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रहा था और वहाँ पे भी लिपिड मॉलिक्यूल ही जुड़ रहा था। दोनों में डिफरेंस ये है, मैंने आपको बताया था कि वेंट एक ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जहाँ पे रिसेप्टर और लाइगेंड का जो इंटरेक्शन होता है वो जो लिपिड मॉलिक्यूल वहाँ पे जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो लिपिड मॉलिक्यूल नहीं हुआ तो अपने रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों लिपिड मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है और प्रोटीन को फंक्शनल और स्टेबल बनाने का काम करते हैं। ठीक, इनका रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट हमारी हेजहॉग प्रोटीन वाला जो पार्ट है वही रिसेप्टर के साथ में जाकर के इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में जब हमको पता चल गया तो अब बात करते हैं कि जो हमारा हेजहॉग का रिसेप्टर है वो क्या होता है। ठीक, हेजहॉग के रिसेप्टर की बात करते हैं। रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी रिसेप्टर होते हैं सब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं और ये क्या करता है, ये परसेप्ट करता है हेजहॉग को। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये, और इसको हम लोग कहते हैं पैच्ड। ये जो हमारा रिसेप्टर है 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इसको कहा जाता है पैच्ड। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलाइसिस होते हैं। कुछ इस तरह से होता है, मैं गिन के नहीं बना रहा हूँ। इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलाइसिस होंगे और इस वाले रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं पैच्ड रिसेप्टर। ठीक है, ये पैच्ड रिसेप्टर क्या करता है, जब कभी भी हेजहॉग प्रोटीन एब्सेंट होती है, जब हेजहॉग प्रोटीन एब्सेंट होती है तो ये एक और प्रोटीन होती है सेल के अंदर जिसको कहा जाता है स्मूथेंड प्रोटीन। SMO। स्मूथेंड प्रोटीन को ये इनहिबिट रखता है। ठीक, कब हमने कहा कि पैच जो होता है इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ठीक है, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है और ये करता क्या है, जब हेजहॉग एब्सेंट होता है तो एक प्रोटीन होती है स्मूथेंड, उसको ये इनहिबिट रखता है। ठीक है, जब कभी हमारा हेजहॉग आ जाता है तो स्मूथेंड एक्टिवेट हो जाता है और स्मूथेंड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के फ्यूज कर जाता है। उससे पहले बेसाइकिल में कैप्चर्ड रहेगा और साइटोसॉल में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हुई रिसेप्टर की। ठीक, स्मूथेंड की एक खास बात ये होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो GPCR के सिमिलर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलर टू GPCR, मतलब इसके पास 7 मेम्ब्रेन स्पेलिंग अल्फा हेलाइसिस होती है। ठीक है, सिमिलर टू GPCR। तो यहाँ पे हमारे 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलाइसिस है, यहाँ पे 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलाइसिस है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पैच्ड और स्मूथेंड, पैच्ड कहाँ हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्मूथेंड बेसाइकिल में होगा, जब कभी हमारा हेजहॉग सिग्नलिंग चलेगी तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिग्नलिंग के बारे में समझते हैं कि कब हमारा क्यूबिटिस इंटरप्टिस जो है उसका फुल फॉर्म न्यूक्लियस में मूव करेगा और कब हमारा उसका ब्रेक डाउन वाला फॉर्म, और किस तरह से वो ब्रेक डाउन होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग फेज में, जब हेजहॉग प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। रेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ हेजहॉग प्रोटीन नहीं है, तब क्या हो रहा होगा। ठीक, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पैच्ड रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक, ये पैच्ड रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ स्मूथेंड है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ स्मूथेंड छोटा सा, ये इसको इनहिबिट किए हुए है। ये क्या है, SMO, और ये हमारा पैच्ड। ठीक,
पैच रिसेप्टर, ठीक है। तो हमने कहा कि क्यूबिटिस इंटरैप्टिस प्रोटीन, क्यूबिटिस इंटरैप्टिस प्रोटीन इस कंडीशन में क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स के साथ में बंधी होती है या एसोसिएटेड रहती है। जब हमारा हेजहॉग एब्सेंट है तो एक माइक्रोट्यूब्यूल से, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, सपोज दैट ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। इस माइक्रोट्यूब्यूल से एक बहुत बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अटैच्ड होता है, जिसके साथ में क्या क्या रहता है, एक तो हमारी सीआई प्रोटीन होती है, सीआई प्रोटीन होती है, और ये जो सीआई प्रोटीन है ये CI155 होती है, ठीक। CI155 यहाँ पे है। इस CI155 के साथ में एक प्रोटीन है जिसको कहा जाता है कॉस्टल 2, कॉस 2 लिख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कॉस्टल 2 के साथ में कुछ और प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि फ्यूज प्रोटीन, सप्रेसर ऑफ फ्यूज, प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन काइनेजेज भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए के साथ में हमारा केसीन काइनेज 1 भी होता है, और GSK3 बीटा भी होता है, ठीक। GSK3 भी होता है, GSK3। ये कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो यहाँ पे इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल पे हमारे असेंबल्ड रहते हैं, और एक कब असेंबल्ड रहते हैं, जब हमारा हेजहॉग एब्सेंट है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इनमें से किसका क्या नाम है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कॉस्टल 2, ठीक है। कॉस्टल 2 को मैंने लिखा हुआ है कॉस यहाँ पे, ठीक है। कॉस का मतलब कॉस्टल 2, ठीक है। और फ्यूज को FU लिखा है, सप्रेसर ऑफ फ्यूज, ठीक है। सप्रेसर ऑफ फ्यूज हो गया। प्रोटीन काइनेज ये आप जानते हैं, केसिन काइनेज 1 भी मैं आपको बता चुका हूँ, और GSK3 बीटा मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों काइनेज हैं, आप लोग जानते हैं, सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेज हैं, ये भी सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फ्यूज है, ये जो हमारा फ्यूज है ये भी क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक। ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक। और कॉस्टल 2 क्या है, ये काइनेज लाइक प्रोटीन है, ठीक। इसके अलावा आप CI जानते ही हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। CI क्या है, CI ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमारी फ्यूज प्रोटीन है, ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ये फ्यूज प्रोटीन क्या करती है, ये क्यूबिटिस इंटरैप्टिस का फास्फोराइलेशन करती है मिल करके। कौन कौन, प्रोटीन काइनेज ए, GSK3 बीटा और एक केसिन काइनेज, ये सब मिल करके क्या करती हैं, क्यूबिटिस इंटरैप्टिस का क्या कर देती हैं, फास्फोराइलेशन कर देती है, ठीक। और अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ से जो हमारा CI होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और CI का जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से जो CI निकल करके आता है वो CI75 होता है, ब्रेकडाउन वाला पोर्शन CI75, और ये CI75 अब मूव करेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस में जाएगा CI75 न्यूक्लियस में आया, ठीक है। CI75 जब न्यूक्लियस में आ गया तब क्या होगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा और जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कुल मिला के CI का ब्रेकडाउन वाला फॉर्म पहुंचा, और कैसे पहुंचा, ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इन सब ने मिलकर के क्या किया, CI को फॉस्फोराइलेट करके उसके ब्रेकडाउन को प्रमोट किया, इसलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला पोर्शन जो है कहाँ पे पहुंचा, न्यूक्लियस में पहुंचा, ठीक है। ये तो बात हुई जब सोनिक हेजहॉग एब्सेंट है या हेजहॉग एब्सेंट है। मैं सोनिक हेजहॉग इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैं इसको यूज करूंगा टर्म को, तो आप लोग इसको हेजहॉग ही समझिएगा। जब हेजहॉग एब्सेंट है तब ऐसा हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए हेजहॉग प्रोटीन आ जाती है तब क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा जब हेजहॉग आ जाती है तब उसके बाद की हम लोग बात करते हैं।
ठीक है, तो अब सपोज दैट हेजहॉग सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई, पैच्ड है हमारा रिसेप्टर और हेजहॉग प्रोटीन आ गई, हेजहॉग प्रेजेंट हो गई है और ये आ गई हेजहॉग प्रोटीन अपने रिसेप्टर से बाइंड की। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करती है तो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि जो हमारा रिसेप्टर स्मूथ एंड को इनहिबिट कर रहा था, अब ये उस स्मूथ एंड को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये स्मूथ एंड को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो होगा क्या, जो स्मूथ एंड प्रोटीन थी वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो पहुँच जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, स्मूथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच गई। ठीक है, और अब इस स्मूथ एंड का क्या होगा, फास्फोराइलेशन होगा, और इसको फास्फोराइलेट करेगा कौन, फ्यूज, जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, GSK3 है, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, इसको फास्फोराइलेट कर देंगे। इसको फास्फोराइलेट कौन करेगा, फ्यूज प्रोटीन करेगी, GSK3 करेगी, GSK3 करेगी, केसिन काइनेज 1 करेगा, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, इसको फास्फोराइलेट करेंगे, क्योंकि ये सब सेल में है। ठीक, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये फास्फोराइलेट हो जाएगा तो ये फास्फोराइलेट किसके लिए बाइंडिंग साइट का काम करेगा, ये कॉस्टल के लिए बाइंडिंग साइट का काम करेगा, कॉस प्रोटीन के लिए, कॉस प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट का काम करेगा, और ये सब मिल करके कॉस का भी फास्फोराइलेशन कर देते हैं, हाईली फास्फोराइलेटेड हो जाता है। ठीक है, और ये कॉस अब क्या करेगा, ये जो सारे इसके मॉलिक्यूल हैं, जो सारे इसके साथी थे, सबको अपने पास बुला लेगा। ठीक है, किसको किसको अपने पास बुला लेगा, इन सबको अपने पास बुला लेगा। कॉस क्या करेगा, जब फास्फोराइलेट हो जाएगा तो फ्यूज को, सप्रेसर ऑफ फ्यूज को, ठीक है, सप्रेसर ऑफ फ्यूज को, CK1 को, सबको अपने पास अपने पास बुला लेगा। इसके साथ साथ ये क्यूबिटिस इंटरप्टिस को भी अपने पास बुला लेगा, CI155 को भी अपने पास बुला लेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल पे इन सबका एसोसिएशन था, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल से हट करके कहाँ पे पहुंच गए, ये था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल से हट करके कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए यहाँ पे। अब माइक्रोट्यूब्यूल पे ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए और हाईली फास्फोराइलेटेड है, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा CI है इसका ब्रेकडाउन, ना तो इसका फास्फोराइलेशन होगा और ना ही इसका ब्रेकडाउन होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा CI है इसका फुल फॉर्म, जो ये CI है, CI155, ये कहाँ पे जाएगा, ये मूव कर जाएगा न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में जाएगा। और जब ये न्यूक्लियस में जाएगा तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, ये जब न्यूक्लियस में जाएगा तो ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। ठीक है, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल से हट करके जब स्मूथ एंड के पास में पहुंच जाता है, और स्मूथ एंड के पास में पहुंचेगा कैसे, जब हेजहॉग आएगा, स्मूथ एंड का फास्फोराइलेशन हो जाएगा, स्मूथ एंड वहाँ जो इनहिबिटेड था वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस कंडीशन में पूरा कॉम्प्लेक्स उसके पास पहुंच जाएगा, और क्यूबिटिस इंटरप्टिस का 155 वर्जन न्यूक्लियस में जाएगा और वो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में मुझे लग रहा है आ गई होगी। ठीक है, थोड़ी सी बात मुझे आपको और बताना है, एक लाइन बताना है। बेसिकली ये जो हमारा हेजहॉग है, ये जो हमारी हेजहॉग प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या फिर वेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक, ये दोनों ही पैराक्राइन सिग्नल्स होते हैं, पैराक्राइन सिग्नल्स होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, पैराक्राइन सिग्नल्स। और पैराक्राइन सिग्नल्स क्या होते हैं मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि पैराक्राइन सिग्नल क्या होते हैं। मैं आगे चल के जब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये किस तरह से पैराक्राइन सिग्नल है और किस तरह से काम करते हैं। ठीक, तो इसके साथ ही मैंने आपको वेंट सिग्नलिंग और हेजहॉग सिग्नलिंग दोनों ही शॉर्ट में जितना कम से कम हो सकता था उतने में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की कि एक ही लेक्चर में पूरी सिग्नलिंग मैंने यहाँ पे फिनिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा NF कप्पा बी सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया में किस तरह से सिग्नलिंग होती है, कीमोटैक्सिस किस तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।